बात की समझ नहीं, और जो कुछ नहीं मिला था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है। चलिए एक नज़र जरा ग्राफिक्स पे डालने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स में क्या कुछ खास है और इंडिया को क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए। सभी दलों में बेहतर तालमेल बनाना उनके लिए बेहद जरूरी है। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बनाना भी जरूरी है। सभी दलों में बेहतर तालमेल बनाना, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाना, मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ना, ये गठबंधन की रणनीति हो सकती है। एनडीए 400 पार के लक्ष्य को रोकना, ये भी एक उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। दिग्गजों के खिलाफ बड़ा चेहरा उतारना, ये भी एक उनकी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है या फिर एक अहम कड़ी हो सकती है। अब सीधे रुक करते हैं हमारे पैनलिस्ट। आज हम बात भारत की में चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस को लेकर कि आखिर सपा के बाद आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन सीट शेयरिंग पर जो सहमति हुई है, उसके बाद इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हुआ है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा। हमारे पैनलिस्ट, हमारे इस वक्त जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरे मेहमान राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और राघवेंद्र त्रिवेदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले जो कांग्रेस के डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, माफ कीजिए राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनके पास चलना चाहेंगे। राज शर्मा जी, कांग्रेस की स्थिति क्या आपको लगता है थोड़ी सी यहाँ पर सुधरी है? थोड़ा सा यहाँ पर खेल वो कहीं ना कहीं जो पहले बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था वो अब रास्ते और पटरी पे आ चुका है इंडिया गठबंधन का? देखो भाई, खेल कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं था, पहले भी नहीं बिगड़ा था। मैं अक्सर यही बात कहता आया था कि खेल कभी ना बिगड़ा था ना बिगड़ेगा। और निश्चित मान लीजिए कि आज हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को लगता है या मीडिया को लगता है कि जनता खुश है, लेकिन जनता खुश नहीं। जनता सब देख रही है और आज की जनता बिल्कुल अपने हितों को जरूर देखती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास, मुझे आप एक बात बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता देश में अगर बात करता है, उनका अगर आप भाषण सुन लीजिए तो वो विपक्षी दलों को गालियां देता है। मेरा मानना है आप भाषण दीजिए, आप कमियां गिनाइए कि हमने ये अच्छा काम ये किया, ऐसा किया, ये समझाइए। ये भी पब्लिक को दिख रहा है। अभी राज्यसभा का चुनाव होना है, इसमें भी पब्लिक देख रही है। इन्होंने बस छोड़ दिए अपने लोग बैग ले लेके, तो ये भी पब्लिक देख रही है। तो जो हमारा इंडिया गठबंधन, सर आपके कांग्रेस से बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं, वो भी तो पब्लिक देख रही है। क्या वो भी एक कारण हो सकता है आपकी दरार में, कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के बीच जो तालमेल नहीं बन रहा था? और मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? शीतल भाई, एक चीज मैं बता दूं, आज की राजनीति मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरी अंतःकरण की आवाज भी है। आज की तारीख में किसी भी विधायक, किसी भी सांसद का अपना कोई एक मतलब एक क्या करूं, दीन धर्म भी अच्छा नहीं लगता सांसद है नहीं रह गया। पहले एमपी होता था, एमएलए होता था। आज ये सब लोग लाइजनर बने, ये कुछ काम नहीं कर रहे। आप मुझे बता दीजिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब कहेंगे इनकी आने वाली स्क्रिप्ट बता दूं, क्या कहेंगे? मोदी का विजन। अरे जब मोदी जी का ही विजन है तो सारे एमपीओ को तनख्वाह देना, उनके खर्चे उठाना, क्या मतलब है? बताइए, मत उठाओ आप अपने मुझे बताइए ना। आज एक भी किसी पिछले 10 साल में एक भी मंत्री ने ये कहा कि ये मेरा भी विजन था। आज मैं अभी किसी पेपर के उसमें उनका प्रोग्राम था, उसमें भी गया था, कोरी झूठ बोल रहे थे वहां के मेयर। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री क्या कह रहे थे, बड़ी शर्म की बात है, जो कि हमारी कांग्रेस से गए, वो कह रहे आज से जब 20 साल पहले मैं आता था रोड नहीं थी। इत्तेफाक से मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता था। ठीक है जबकि उनके पिताजी ही मंत्री थे। ठीक है राज शर्मा जी, आप तो कोसेंगे ही, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में कौन राज कर रहा है कितने सालों से, वो भी सब देख रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर आशीष हांडा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए, बीजेपी के नेता हैं, उनके पास चलना चाहेंगे। डॉक्टर आशीष जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता इस तरह से कह रहे हैं,
या जो भी है, या मैंने सवाल किया कि क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली है, क्या इंडिया गठबंधन वापस लौटा है पटरी पर, ये तो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन पहले से ही मजबूत है, कोई इसमें दरार नहीं थी। इंडिया गठबंधन में सपा के आने के बाद और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के आने के बाद बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? शीतल जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मेरे कांग्रेस के भाई राज जी की इस समय पीड़ा और उनकी हुई उत्पीड़ना, वो सब आपके दर्शक देख पा रहे हैं, वो कितने उत्तेजित इस समय है और होना जायज भी है। जो चला हो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने, वो भारत जोड़ना तो छोड़ो, क्योंकि भारत क्या जोड़ेगा, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है ना, उससे इंडिया अलायंस जोड़ के रखा जा रहा है ना, खुद की कांग्रेस पार्टी जोड़ के रखी जा रही है। अरे हर डीटीसी बस में लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आप अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को, अपने एमपीज को अगर आप जोड़ के नहीं रख पा रहे हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं, राजनीतिक भविष्य आरोप डॉक्टर आशीष जी, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं तोड़ने के। चोटे उठा सकते हैं। राज भैया बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपकी बात, मैंने राज जी एक मिनट रुके आप। डॉक्टर आशीष जी बात पूरी कीजिए। आदर से सुनिए, आप भी वैसे ही सुने। डॉक्टर आशीष जी आप बीच में नहीं बोलिए, मेरी बात जल्दी से एक ब्रेक भी लेना है, उसके बाद मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं। जी डॉक्टर आशीष जी शीतल, हमें देख पा रहे हैं जिस गठबंधन की या ठगबंधन की बात कर रहे हैं ये, वो बिहार में उसकी क्या हालत हुई मांझी और उपेंद्र जी के छोड़ने के बाद, महाराष्ट्र में क्या हालत हुई शिवसेना के टुकड़े होने के बाद, यूपी में क्या हालत हो रही है, अब सपा अकेली है, बीएसपी भी इनका साथ नहीं दे रही है, उधर से जयंत जी भी छोड़ के चले गए हैं, ममता बनर्जी ने इनको ठेंगा दिखा दिया है, आम आदमी पार्टी कैसे इनको ताक पे रख रही है, पंजाब से तो भाग जाओ, दिल्ली में 3 सीट दे दूंगी, वैसे तुम हो तो एक के भी लायक नहीं। मतलब इतनी पुरानी पार्टी को किस तरह से छोटी छोटी पार्टियां ठेंगा दिखा रही हैं, शर्म से डूब मरने की बात है कांग्रेस के लिए। इस समय मैं नहीं कहूंगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर मैं जाता हूं। मैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र त्रिवेदी जी बैठे हैं, दोनों का जवाब उनसे लूंगा, लेकिन पहले समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात भारत की में चर्चा जारी रही। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सीधे रुख करते हैं हमारे पैनलिस्ट, जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास, क्योंकि समय बहुत कम है। राघवेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूँगा और मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर मिलेगी? एक भरोसा इंडिया गठबंधन को मिला है, क्योंकि जिस तरह से एक पार्टी छोड़ के जा रही थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, महाराष्ट्र में अभी कुछ हो नहीं रहा है, बाकी राज्यों में भी ये अड़ंगा बीच में आ रहा है, तो क्या एक गठबंधन जो यहाँ पर जो दोनों पार्टियों के बीच बना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, क्या मजबूती के रूप में इसे देखा जा सकता है? सीधा जी, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है और एनडीए गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने इंडिया में पहले भी डांट लगाने का काम किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या बंगाल हो। मैं बंगाल से शुरू करता हूँ। जब राहुल गांधी जी की यात्रा बंगाल के सीमा के पास गई, तो उस समय वहां की ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि मैं किसी के साथ अलायंस नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात, जब बिहार के सीमा में आए तो उसके पहले नीतीश कुमार जी अगुआ थे इंडिया गठबंधन के, वही चाय पानी नाश्ता शुरुआत कराए थे पटना से, और सारे दलों को एक मंच पर इकट्ठा करने का श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन हुआ क्या, लास्ट मोमेंट तक उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार जी नाराज होकर एनडीए का दामन थाम लेते हैं, और आज के डेट में इंडिया की स्थिति यह है कि 26 दलों के साथ गठबंधन हुआ था। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई राज शर्मा बैठे हैं, 6 पार्टियों के नाम नहीं बता पाएंगे। क्या कांग्रेस के सामने अब मजबूरी बन गई है इसको इकट्ठा रखना? नहीं, अभी तो सबसे बड़ी समस्या है इकट्ठा रखना, दूसरी बड़ी समस्या है सीट की समझौता। देखिए, कोई भी चुनाव होता है ना, वो नीति नियत नेता और कार्यकर्ता पर डिपेंड करता है। कांग्रेस पार्टी के पास देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीट है,
इनके पास क्षमता होनी चाहिए थी कि अकेले लड़े, 80 सीटों पर लड़े। समाजवादी पार्टी ने अलायंस के नाम पे इनके साथ धोखा किया और सभी सीटें जो हारने वाली हैं वो कांग्रेस को दिया, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो बांसगांव हो, चाहे वो महाराजगंज हो। समाजवादी पार्टी हमेशा छल करने का काम करती है और समाजवादी पार्टी के झांसे में कांग्रेस पार्टी आ गई। इसके बावजूद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या तमाम ऐसे लोग, जिनका जो सीट था वो सीट शेयरिंग समाप्त हो गया, तो वो अंदर खाने में भी वो नाराज है और बाहर की स्थिति यह है कि इनको 17 सीट पर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। यही स्थिति दिल्ली की है, यही स्थिति पंजाब की है, यही स्थिति हिमाचल की है, यही स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव हो गया है। देश के तमाम राजनीतिक दल अभी भी एनडीए मोदी जी की अगुवाई में जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, बस उधर से हरी झंडी मिलने की इंतजार है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस के पास कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नीति नहीं है, केवल छलावा का काम है। जी राज शर्मा जी, आप सहमत हैं राघवेंद्र जी से, इनकी बातों से? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो राघवेंद्र जी को एक बात के लिए चैलेंज करता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि हमें अपनी पार्टियों के नाम नहीं होंगे, मुझे आप एनडीए के गठबंधन की 38 पार्टियों के नाम बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं, आप विश्लेषक हैं, आप विश्लेषक का चोला पहने हुए, जब आप ज्यादा कूदेंगे डिबेट में तो अंदर जो आपने खाकी पैंट पहनी है वो दिख जाएगा। आप आरएसएस के प्रवक्ता अंदर से बनकर एक विश्लेषक का चोला पहन के आएंगे तो राघवेंद्र भाई कदापि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन राज शर्मा जी, क्या इस तरह की स्थिति नहीं है अभी वर्तमान में? आप बता दीजिए 38 पार्टियों के नाम बताइए। राज जी देखिए इतना समय नहीं है, राज शर्मा जी, क्या ऐसी स्थिति नहीं है अभी वर्तमान में इंडिया के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर, जो राघवेंद्र जी ने कहा? यकीन मानिए एक पार्टी आपसे दूर चली जा रही है। साहब, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मेरे से अभी 3 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किसी चैनल पे बैठे थे, उन्होंने कहा था 30 से 35 नक्कारे एमपीओ के हम टिकट काटेंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल जरूर करा था कि जब आप 30 से 35 नक्कारे एमपीओ की काटेंगे तो क्या उस लिस्ट में वाराणसी के एमपी का तो नहीं था? और वो धोखे से कह गए देखना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रधानमंत्री है, मैं उनके लिए कभी गलत शब्द कहना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं बार बार एक बात कहूंगा, हर चीज आज अतिशोक्ति लग सकती है। आपने जाना था राघवेंद्र सिंह साहब कि शाइनिंग इंडिया भी इनका ब्लर हमने ही किया था, 4 महीने पहले 5 महीने पहले चुनाव करा दिया था। क्या आपने सोचा था कि हम 44 शीतल जी मेरे लिए भी समय बचा के रखिएगा। बिल्कुल आपके पास आऊंगा आशीष जी। आपने सोचा था कि हम 44 पे आ जाएंगे? आपने सोचा था ये 2 वाली 300 में पहुंच जाएगी? राजनीति है, बता रहा हूं, जाते जाते पलट जाता है वोटर। तो इसको कहना कि नहीं है, ये सब जान रहे हैं। सर, जिस हिसाब से आपकी स्थिति लग रही है, आपके लिए, मैं दावे के संग कहता हूं शीतल भाई, आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है 2024 का चुनाव। अच्छे कामों के लिए चुना गया था, ये खरीद फरोख्त करने के लिए नहीं चुना गया था, झूठ बोलने के लिए नहीं चुना गया था कि हर बात झूठ बोलिए। और मैं आजकल उनका वीडियो देखता हूँ, हर चीज देखता हूँ। आज ही सुबह देख रहा था $1। बिल्कुल, डॉक्टर आशीष जी आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी आप थोड़ा सा रुकिए, अब डॉक्टर आशीष जी का समय। जी आशीष जी जवाब दीजिए। जी शीतल जी, बहुत सिंपल सी बात है। जवाब मैंने क्या देना है, जवाब देश की जनता ने इनको दे दिया। जो इतनी बड़ी पार्टी आज कहां पे आके खड़ी हुई है, और हम अपने विजन और अपनी नीतियों के चलते हुए 2 से लेके आज 303 पे खड़े हैं और 370 पे पहुंचने के लिए संकल्पित हैं। अब देखिएगा, जो ये अखिलेश के साथ गठबंधन की बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूं ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये मजबूती का नहीं, मजबूरी का है। क्योंकि आज से 2 महीने पहले इन्हीं के बड़े बड़े नेता बोलते थे, कौन अखिलेश, अखिलेश क्या होता है? और अखिलेश बोलते थे कि भैया इनसे ज्यादा दूर तो पार्टी कोई नहीं है। बीच में मत बोलिए, अपनी अराजकता मत दिखाइए। शीतल जी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको चुप कराइए। बिल्कुल राज जी आप चुप रहिए 2 मिनट। जी आशीष जी आप बात पूरी कीजिए, समय बहुत कम है। आशीष जी बात पूरी कीजिए, आप इनको चुप कराइए पहले। बिल्कुल राज शर्मा जी 2 मिनट रुके आप। आशीष जी बात पूरी कीजिए, समय कम है। मानसिक संतुलन हिला हुआ है इनका। मैं वोटर भी हूँ। ये गलत बात है शीतल जी, मेरा टाइम आप इनको दे देंगे, इनका फेड डाउन कीजिए, मेरा टाइम मुझे दीजिए।
कोई शीतल जी बात समझिएगा, जो 54 साल का बालक, जो 54 साल के बालक को इतनी अकल नहीं है कि जाके पार्लियामेंट में क्या आचरण करना है, पार्लियामेंट में जाके फ्लाइंग किस देता है, पार्लियामेंट में जाके जादू की जप्पी देता है, ये आचरण है एक सांसद का, शर्म आनी चाहिए। वाराणसी की पावन धरती पे जाके कहता है आधी रात को लोग दारू पी के, युवा नेता, चलिए चलिए चलिए, समय नहीं है मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आप अपनी बातों को अपनी बहस में ही करेंगे। फिलहाल एक आखिरी सवाल मेरा राघवेंद्र जी के साथ रहेगा, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास एक सवाल आखिरी में जाना चाहूंगा। राघवेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका, लेकिन इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन सियासी सरगर्मियां पूरे देश के अंदर तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन को मजबूती की ओर तरफ ले जा रहा है और अलग अलग पार्टियों के सामने जाकर उन पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति भी बन रही है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे पश्चिम बंगाल में वहां पर सीट शेयरिंग पर सहमति बनानी है, ममता बनर्जी को कैसे मनाना है। महाराष्ट्र पर भी अब कहीं ना कहीं नजरें बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी किनारा करने के संकेत दे दिए हैं। देखना होगा कि कब तक इस पर सहमति बनेगी और इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच किस तरह की लड़ाई 2024 में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।